जी बेसिकली ब्रेक्सिट जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है ब्रिटेन एग्ज़िट का। सो ये इस वजह से हुआ क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट ना रहें, तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर डेविड कैमरॉन, उन्होंने डिसाइड किया कि एक रेफरेंडम किया जाए जिसमें लोगों की ओपिनियन सीख किया जाए वेदर कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होना चाहिए है या यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर जो लीडअप था टू द ब्रेक्सिट, लोगों का ये एक ओपिनियन था कि पीपल विल वोट इन फेवर ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। हाउएवर फिर जब रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए, काफ़ी एक सरप्राइजिंग रिज़ल्ट आया कि तकरीबन 52% लोगों ने जो वोट किया वो इन फेवर ऑफ नॉट बीइंग पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन किया, और 48% ऑब्वियसली वर इन फेवर। सो एज अ रिज़ल्ट जो कि प्राइम मिनिस्टर है उनने रेजिग्नेशन भी अनाउंस कर दी कि बाय अक्टूबर ही विल रिज़ाइन, एंड जो आर्टिकल 50 है इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि यूरोपियन यूनियन से एग्ज़िट कर लिया जाए। फिर वो जब नया प्राइम मिनिस्टर आएगा वो फिर आर्टिकल 50 को इम्प्लीमेंट करेगा। बेसिकली आर्टिकल 50 इज़ दैट के जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उसको इन्वोक करने की ज़रूरत पड़ेगी कि वो यूरोपियन यूनियन से एग्ज़िट ले रहे। तो ऑब्वियसली स्पेकुलेशन थी कि डेविड कैमरॉन इमीडिएटली आर्टिकल 50 इन्वोक करेगा, या फिर जो नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे अक्टूबर में ही विल बी इन्वोकिंग दी आर्टिकल 50। तो जो डेविड कैमरॉन की फिर बाद में स्पीच भी आई, जो उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आई दैट के 3 महीने के बाद जब वो रिज़ाइन करेंगे तो नया जो प्राइम मिनिस्टर आएगा दैट विल टेक फॉरवर्ड द एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, बिकॉज इट विल बी ओनली फेयर दैट के जो नया प्राइम मिनिस्टर है उसको आगे लेके चले, क्योंकि डेविड कैमरॉन खुद जो है वो इन फेवर है कि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा रहे। लेकिन पहले तो हमको ये देखने की ज़रूरत है कि जब ब्रेक्सिट की एक सरप्राइज़ अनाउंसमेंट आई तो इंटरनेशनल मार्केट्स क्रम्बल, आपका पाउंड जो है फेल टू द लेवल्स दैट वाज लास्ट सीन इन 1985। आपका जो यूरो है वो जो जब 1999 में इंट्रोड्यूस हुआ था उस वक्त से जो है सबसे ज़्यादा फॉल यूरो में देखा गया है ब्रेक्सिट के अनाउंसमेंट के बाद। एज अ रिज़ल्ट आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं डेट ऑल्सो क्रम्बल, वो आपकी फुटसी हो या अमेरिकन मार्केट्स हो या एशियन मार्केट्स हो, सब ऑन एन एवरेज वर डाउन बाय अबाउट 5 to 6%। एज अ रिज़ल्ट ऑब्वियसली जो है हमारी जो लोकल मार्केट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उस पर भी इम्पैक्ट आया। वी सॉ दैट के इंट्राडे लो KC 100 ने बनाया -1400 पॉइंट्स का। इसकी एक जो मेजर वजह ये है कि जब इंटरनेशनल मार्केट्स नीचे आ रही हैं तो फिर ऑब्वियसली जो वहाँ के म्यूचुअल फंड्स हैं उनके ऊपर एक रिडेम्पशन का प्रेशर शुरू हो जाएगा, और वही जो फंड्स हैं फिर वो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग करना शुरू हो जाएंगे, जो उसमें पाकिस्तान भी एक मेजर हिस्सा है। सिमिलर हमने सिचुएशन देखी थी साल के शुरू में जब आपकी इंटरनेशनल मार्केट्स क्रैश की थी बाय एन एवरेज 20%, पाकिस्तानी मार्केट तकरीबन 11-12% से गिरी थी उस दौरानिए में। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि अगर इंटरनेशनल मार्केट्स 15 से 20% का जो है डिक्लाइन आता है तो ऑब्वियसली उसका जो एक फॉल आउट आपकी लोकल एक्विटीज़ में भी होगा, जस्ट बिकॉज वो जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो एक अक्रॉस द बोर्ड्स सेलिंग करना शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ रिडेम्पशन प्रेशर्स। देखिए जो सेक्टर्स जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है इस चीज़ का वो टेक्सटाइल्स है। उसमें 1-2 मेजर पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल चूँकि हमारी टेक्सटाइल इज़ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रिडोमिनेंटली, तो चूँकि पाउंड डिप्रिशिएट हो रहा है, आपका यूरो डिप्रिशिएट हो रहा है, जो हमारी जो फिर इन टेक्सटाइल कंपनीज़ की एक्सपोर्ट अर्निंग्स होंगी उसमें डिक्लाइन देखा जाएगा। सेकेंडली जो है बिकॉज ऑफ ब्रेक्सिट वन इज़ एक्सपेक्टिंग दैट कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन आ सकता है, या यूके में जो है एक इकोनॉमिक स्लो डाउन आ सकता है। काफ़ी लोग एक रिसेशन की भी बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी एक मेजर एक्सपोर्ट मार्केट है ऑफ अबाउट 7% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स, उसमें कमी आ सकती है। तो उस पर्सपेक्टिव में टेक्सटाइल्स के लिए हम देख रहे हैं कि एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। उसके अलावा जैसे मैंने अभी कहा कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से वन इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि कमोडिटी प्राइसेस में भी थोड़ा सा डिक्लाइन आएगा, जिसमें ऑब्वियसली एक ऑयल भी मेजर पार्ट है। तो अगर ऑयल प्राइसेस में कमी आती है, अभी तकरीबन $51 पर बैरल से 47 पे आ गया है, तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव है हमारे E&P कंपनीज़ के लिए। इसके अलावा हमने देखा है कि एक अनसर्टनिटी की जो एक लेयर पैदा हो गई है पूरी दुनिया में, तो काफ़ी लोग जो है सेफ़ हेवन्स की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसमें आपका जापानीज़ येन और गोल्ड शामिल है। चूँकि इसी वजह से जापानीज़ येन आपका अप्रिशिएट किया है,
तो जो हमारी ऑटो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी अपना जो रॉ मटेरियल है इंपोर्ट करती हैं फ्रॉम जापान, तो ऑब्वियसली उनके लिए कॉस्ट प्रेशर का इंक्रीज़ आ गया येन के अप्रिसिएशन की वजह से। तो वी एक्सपेक्ट दैट के फॉर ऑटो कंपनीज इज़ वेल इट कैन बी नेगेटिव। जैसे मैंने ऑयल के बारे में बात किया, तो जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि हमारी जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन है गोइंग फॉरवर्ड वो थोड़ी सी कम रहे, क्योंकि ऑयल का ऑब्वियसली एक मेजर इम्पैक्ट आता है हमारे इन्फ्लेशन में। तो अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल रहती है तो आपका जो ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा अगले साल से, वो डिले हो सकता है। इनफैक्ट मे बी कीपिंग इन व्यू के ऑयल प्राइसेस कम रहती हैं, स्टेट बैंक में भी एक फर्दर 25 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन दे रहे पॉलिसी रेट में। तो ये जो है हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए एक नेगेटिव हमें नज़र आ रहा है। जो ये ब्रेक्सिट है इसका जो इम्पैक्ट है वो तकरीबन 2 साल तक का जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो एक फॉर्मल एग्जिट होगा ब्रिटेन का फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, दैट वुड बी आफ्टर 2 ईयर्स, जब आपका आर्टिकल 50 इन्वोक कर दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली ये एक इम्पैक्ट तो लेटर ऑन का नज़र आ रहा है, बट देन अगेन इसकी वजह से अनसर्टनिटी क्रिएट हो गई है, दैट इज़ ऑब्वियसली इम्पैक्टिंग इक्विटीज़, करेंसीज एंड एवरी अदर मार्केट। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें एज सच तो नियर टर्म रिस्क नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि 2 साल लगेंगे इस चीज़ को, पर चूँकि पाउंड आपका डिप्रिशिएट हो रहा है और आपकी यूरो डिप्रिशिएट हो रहा है, तो उसमें जो है आप देख सकते हो कि आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स में एक हिट आ सकती है। देखिए हमने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें हमने एक हाईलाइट किया था कि जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं दे आर एक्सपेक्टिंग कि तकरीबन 20% की जो है कमी आ सकती है इंटरनेशनल इक्विटीज़ में एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेक्सिट। तो अगर एक सिंपल हम प्रॉक्सी रहें, जो साल के शुरू में हुआ था कि तकरीबन 20% से इंटरनेशनल मार्केट्स ऑन एन एवरेज नीचे आई थी, तो हमारी मार्केट 11% से नीचे आई थी। तो अगर हम मैथ्स लें तो 10% से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी मार्केट नीचे आ सकती है, जिसमें तकरीबन 3 से 4% जो है ऑलरेडी मार्केट नीचे आ चुकी है। तो नियर टर्म में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है बिकॉज ऑफ अनसर्टनिटी एंड सेलिंग प्रेशर फ्रॉम फॉरेनर्स, but then again in the longer term we are still bullish on the market and expect that के MSCI जो है वो obviously एक मेजर ड्राइवर होगा और फॉरेन इन्फ्लोज को वापस आके पाकिस्तान पे के लिए पूरे सिचुएशन में जहाँ पे एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आती हैं ब्रेक्सिट की वजह से, तो पाकिस्तान को फ़ायदा है एज अ कंट्री। सेकेंडली बिकॉज ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, पाकिस्तान के अपने ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी ब्राइट हैं, इवन दो कि दुनिया में क्या हो रहा है वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा जो अगर पाकिस्तान अपनी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को आगे लेके चलता है। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे दो सेलिंग का प्रेशर हम देख सकते हैं, और गोइंग फॉरवर्ड वी सी दैट के पाकिस्तान विल बी वन ऑफ द फेवरेट कंट्रीज़ ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स इन वजूहत की वजह से कि एक तो आपकी जो दुनिया में सिनेरियो क्रिएट हो रहा है उससे पाकिस्तान को फ़ायदा है रादर देन बीइंग ऑन द लूजिंग साइड, एंड सेकेंडली पाकिस्तान के अपने ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट जो हैं काफ़ी ब्राइट। देखिए आई थिंक पाकिस्तान की मार्केट के एक थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट ये इवेंट इस तरीके से भी रहा क्योंकि आपकी जो ट्रेडिंग आवर्स हैं बिकॉज ऑफ रमज़ान वो काफ़ी कम है। वी हैव सीन हिस्टोरिकली एज वेल फॉर मैनी रीजंस दैट कि रमज़ान में जो है ट्रेडिंग एक्टिविटी काफ़ी कम रहती है, तो ऑब्वियसली एक सेलिंग प्रेशर आया तो वो एक एक्सेंचुएट हो जाता है बिकॉज ऑफ लोअर वॉल्यूम्स। वी एक्सपेक्ट दैट कि जब मार्केट फुल फ्लैज ईद के बाद जो है खुलेगी तो फिर हम थोड़ी सी मार्केट को स्टेबल होते हुए हमें नज़र आ रहा है, और फिर जो है रिजल्ट सीज़न भी शुरू हो जाएगा जिसमें हम देख सकते हैं कि थोड़ी सी एक्टिविटी फर्दर नज़र आ सकती है। जो जिन कंपनीज़ की जानिब से अच्छे पे आउट्स नज़र आएंगे या जिन कंपनी की जानिब से अच्छी अर्निंग्स नज़र आएंगी, तो ऑब्वियसली हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी भी ईद के बाद देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट अनाउंसमेंट। देखिए इसमें ये होगा कि आपके जो फ्रंटियर मार्केट फंड्स हैं ऑब्वियसली दे विल टेक एन एग्जिट, उनके पास एक सार है तो वहाँ से वी कैन सी दैट के फॉरेन सेलिंग जो है हम देख सकते हैं। हाउएवर जो एक्टिव फंड्स हैं, जो इमर्जिंग मार्केट के फंड्स हैं या फ्रंटियर मार्केट के फंड हैं, वो उनका जो है इंटरेस्ट पाकिस्तानी मार्केट में इवन बिफोर पाकिस्तान इज़ ऑफिशियली पार्ट ऑफ द MSCI इमर्जिंग मार्केट जो वो रहेगा। जब अनाउंसमेंट आएगी तो ऑब्वियसली उसके बाद हम देख सकते हैं कि पैसिव फंड्स जो हैं पाकिस्तानी मार्केट्स में आना शुरू हो जाएंगे, बट आपकी जो मेजॉरिटी जो आपके प्लेयर्स हैं दोस आर एक्टिव फंड्स। सो इवन बिफोर इवन बिफोर May 2017 वी कुड सी दैट कि इन एक्टिव फंड्स के जानिब से पाकिस्तानी मार्केट्स में इन्फ्लो आना शुरू हो जाए,
जो कॉम्पनसेट करेगा जो आपके फ्रंटियर मार्केट्स के फंड जब जिनकी जानिब से आउटफ्लो आएगा उनको कॉम्पनसेट कर लेगा. I think marketing is always a good option that one should be taken by the brokers at large, whether it's the stock exchange itself or any other regulator. Not necessarily कि जब सिर्फ ब्रेक्सिट हुआ है कि उस वक्त प्रमोट किया जाए पाकिस्तान को या पाकिस्तानी मार्केट को ताकि फॉरेन इंटरेस्ट आए. आई थिंक इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. ऑब्वियसली अगर हम अपने आप को सही तरीके से पिच करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि भाई ये दुनिया में जो अनसर्टनिटी क्रिएट हुई है उसका कोई मेजर इम्पैक्ट पाकिस्तान पे सच नहीं है. इनफैक्ट मे बी पाकिस्तान कैन एक्चुअली टर्न आउट टू बी नेट विनर इन दिस सिनेरियो दैट के कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रही हैं तो पाकिस्तान के लिए ऑन अ मैक्रो लेवल पॉजिटिव है. सो आई थिंक अगर किया जाए तो येस इट्स अ गुड इनिशिएटिव, बट अगेन दिस इज समथिंग दैट शुड ऑलवेज बी देयर एंड वन शुड ऑलवेज ट्राई टू promote the market in all aspects.